अगला जो रूल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं पर्सनली आपसे बोलूं तो अगर प्रोनाउन में पढ़ने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, वैसे तो सारी चीजें इंटरेस्टिंग है लेकिन मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल व्यू ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका सबसे ज्यादा यूज केस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कैसे उसे यूज करना है, क्योंकि इसमें होते हैं जो वर्ड हु है, विच है, वो हु का अर्थ जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी होता है और साथ में रिलेटिव में भी होता है। तो कहाँ हु का यूज करें, कहाँ विच का यूज करें, कहाँ दैट का यूज करें, हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक साथ पूरा का पूरा रिलेटिव प्रोनाउन लिया। तो जो अगला रूल है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या है, उनका यूज कैसे करना है और उनमें किन किन स्पेशल बातों का ध्यान रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ और आपको जरूर इससे कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छी लर्निंग होगी। आपके सामने हमने लिखा है हु को दोनों तरफ। जी हाँ, हमने कहा लिखा है, दोनों तरफ लिखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हु का यहाँ पे जो अर्थ है वो होता है कौन, क्योंकि ये यूज होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे। इसके तौर पे होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे, यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है whom। ठीक है, whom का मतलब होता है किसका या किसकी। मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ। which तो मैं इसे हिंदी में हम जैसे बोलते हैं, इसको हम जो भी बोल सकते हैं, जिसका भी बोल सकते हैं। इस तरह से whose यानी होता है जिसका। ठीक है, what यानी क्या। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो है who एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंटरोगेटिव क्योंकि ये प्रश्न करता है। जैसे मैं बोलूंगा कौन आया तो आप बोलोगे हु केम। आप क्या बोलोगे? हु केम। यहाँ पे हु क्या है? हु यहाँ पर एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? इंटरोगेटिव, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव वर्ड बोला। अब ये प्रोनाउन क्यों है? निश्चित तौर पे जो व्यक्ति आया होगा वो नाउन होगा और उसके बदले में प्रश्न पूछने के लिए यूज किया है हु कैन, कौन आया। तो हु यहाँ पे निश्चित तौर पे क्या है? एक इंटरोगेटिव है। तो आप देखते हैं हु यानी कौन भी होता है, हु यानी जो भी होता है, हु यानी किसको भी होता है, किसका भी होता है, और हु यानी जिसका भी होता है। विच यानी होता है जो की भी होता है, और विच यानी वो भी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा और आप इस चीज को देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कौन आया। तो आपने लिख दिया यहाँ पे हु कैम। ठीक है, हु कैम यस्टरडे, कल कौन आया। हु कैम यस्टरडे। ठीक है, कल कौन आया, यहाँ पे लग गया क्वेश्चन मार्क। अब हु का यहाँ पे मतलब है कौन, और निश्चित तौर पर ये एक प्रश्न है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है। अगर इसकी बात करेंगे कि भाई हु क्या है, तो हु है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं और आपको रिलेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करता हूं इसको। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। यहां पे लिखा है हु केम। ठीक है, हु केम। ठीक है, यहां पे लिखा है हु केम यस्टरडे। तो अब यहां पे बन गया। अब यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने क्या जोड़ दिया है? आई डोंट नो। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यहां पर आपको इसे रिलेटिव प्रोनाउन बनाने के लिए एक चीज का ऐड करना है और वो ऐड मैं बताता हूं। आई डोंट नो द मैन, द पर्सन, द बॉय, जो भी आप जोड़ दें। सो आई डोंट नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। ठीक है, हु केम यस्टरडे, जो कल आया है। तो इसकी मीनिंग जो बन गई। इसे ही कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब भाई रिलेटिव प्रोनाउन कहते क्यों है? प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हु है वो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के बदले में आया है जो कल आया है। तो वो व्यक्ति क्या है? नाउन, या नाउन के बदले में आया, इसलिए बन गया प्रोनाउन। अब दूसरा रिलेशनशिप क्या बता रहा है? एक बात, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। दूसरी बात, एक व्यक्ति मेरे घर आया है, दोनों के बीच में क्या कर दिया? मैंने रिलेशनशिप स्थापित कर दिया, रिलेशनशिप सेटअप कर दिया, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया, इसलिए ये कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखा कि हु का अर्थ कौन भी हो सकता है और हु का अर्थ जो भी हो सकता है। इसी तरीके से अलग चीज देखते हैं यहाँ पे हम और भी चीजें देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा है तुम किससे मिलना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा? हु डू यू वांट टू मीट, वांट टू मीट। अब मैं आपको
मीट। बहुत सारे लोगों को हु और हु में कंफ्यूजन होगा, निश्चित तौर पे होगा। मैं आपको बता दूं, जब कार्य को करना होता है, जो व्यक्ति कार्य को परफॉर्म करता है, मतलब जो सब्जेक्ट होता है और वो नहीं पता होता, तो उसके बदले में क्या लगाते हैं, हु। दूसरी चीज, हुम का यूज वहां पे करना है जहां हमें ऑब्जेक्ट की तलाश हो। किसकी तलाश हो, ऑब्जेक्ट की तलाश हो। जैसे मैंने सेंटेंस में क्या लिखना चाहता हूं कि तुम किससे मिलना चाहते हो, मिलने वाला तो सामने वाला है, लेकिन जिस व्यक्ति से मिलना चाहता है उसके बदले में हमने क्या लगाया, हुम। तो हुम यहाँ पे कौन सा केस है, हुम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। समझ में आया? तो सिंगल लाइन में बता सकते हो कि हु एक सब्जेक्टिव केस है जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, और हुम एक ऑब्जेक्टिव केस है जो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इस एग्जांपल समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुम, जैसे आप बोलेंगे कि आपके घर में आपके पापा जी से कोई मिलने आता है, ठीक है, तो घर पे अगर कोई व्यक्ति नॉक करता है, ठीक है, तो अब आपको पता है तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, अभी आपको नहीं पता कि आपके फादर से मिलने आया है, तो उसने नॉक किया, आप दरवाजा खोलते हो और आप बोलते हो कि आप किससे मिलना चाहते हैं श्रीमान, ठीक है, whom do you want to meet, ठीक है, आप क्या बोलते हो, whom do you want to meet, और वो आंसर देता है I want to meet, ठीक है, मिस्टर रजत। मैं किससे मिलना चाहता हूं भाई, मैं रजत से मिलना चाहता हूं। उसने क्या बोला कि मैं किससे मिलना चाहता हूं, रजत से मिलना चाहता हूं। और रजत, मान लो रजत जो है आपके घर का कोई फैमिली मेंबर है, तो आपने देखा हुम क्यों लगाया है आपने, क्यों, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहे थे। सब्जेक्ट तो वो व्यक्ति जो मिलने आया है, लेकिन जिससे मिलने आया है वो आपका ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट की तलाश करने के लिए आपने किसको लगा दिया, हुम को। तो आप बोलते हो whom do you want to meet, किससे मिलना चाहते हो, आंसर मिलता है I want to meet रजत, मैं रजत से मिलना चाहता हूं। तो रजत यहाँ पे क्या है, रजत यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बदले में आपने किसका यूज किया, whom का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि who क्या हो गया, who हो गया आपका सब्जेक्ट, whom क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, कौन हो गया ऑब्जेक्ट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आपने किसे वोट दिया, whom did you vote, मतलब मैं किसको तलाश रहा हूं, ऑब्जेक्ट को। वोट देने वाले तो आप हो, मतलब आप कौन बन गए, सब्जेक्ट बन गए, और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट। जी हाँ, मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट। अगर आप बोलोगे कि मैंने एक्स वाई जेड को वोट दिया है, तो आप क्या बोलोगे, आई वोटेड एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड को जानना था, इसलिए मैंने क्या लगाया, क्या लगाया, whom। अगर मैं बोलूंगा कि एक्स वाई जेड को किसने वोट किया है, तो मैं क्या बोलूंगा, सॉरी, who voted एक्स वाई जेड। तो यहां पे who क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। सॉरी, तो who सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है और whom किसके तौर पे यूज होता है, ऑब्जेक्ट के। इसी चीज में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे देखा who यानी हो गया कौन, सब्जेक्ट के तौर पर, फिर देखा हमने whom, इसका मतलब होता है किसका किसकी, ये यूज होता है ऑब्जेक्ट के तौर पे, और यहाँ पे आता है which। which का जो यूज होता है ना, which का जो यूज होता है उसका अर्थ होता है कौन सा या कौन सी। इसका यूज होता है याद रखना नॉन लिविंग थिंग के साथ, निर्जीव वस्तु के साथ, इसके साथ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, और साथ ही एनिमल भी। अब आपका क्वेश्चन हुआ कि सर विच का यूज क्या हम लिविंग थिंग के लिए कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि जब आपको सामने 4-5 लोग हो, सामने ज्यादा व्यक्ति हो, उसमें से किसी को चुनना है, तब आप यूज करेंगे। मैं बोलूंगा कि सामने 5 लोग खड़े हैं, उसमें से तुम्हारे टीचर कौन से हैं, तो मैं यहां पे बोलूंगा विच इज योर टीचर, विच इज योर टीचर। तो आपने सर जो बताया उसका अर्थ ये है कि विच का यूज चुनाव करने के लिए या चुनने के उद्देश्य से हम लिविंग थिंग के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। तो यहाँ पे बोला कि विच इज योर टीचर, अदरवाइज विच का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछता है इन विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, या अब यहाँ तो ये नहीं बोलेंगे, लेकिन अब ये तो हो गया एडजेक्टिव। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पे 2 पेन है, कितने पेन है, 2 पेन है, इसमें से कौन सा पेन तुम्हारा है, तो बोलूंगा विच इज योर पेन। अब ये हो सकता है दिस, या ये हो सकता है ये हो सकता है वाला पेन, ठीक है। तो इस पेन के बदले में मैंने क्या यूज कर लिया, विच यूज कर लिया, तो विच क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया, और प्रश्न है इसलिए इंटररोगेटिव प्रोनाउन बन गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इसको रिलेटिव प्रोनाउन प्रूव करो ना, तो चलिएगा अब हम who को, ठीक है, whom को या which को रिलेटिव प्रोनाउन प्रूव करते हैं। चलिएगा देखते हैं। तो
देखिएगा, अब यहां पे पहला एग्जांपल है, तो यहां पर हम पढ़ते हैं कि who, which कैसे रिलेटिव प्रोनाउन होगा, कैसे रिलेटिव प्रोनाउन होगा, चलो देखते हैं फटाक से। तो सबसे पहले बोलेंगे आई नो द मैन हु चीटेड यू, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं ना जिसने तुमको चीट किया है। तो यहां पर कौन का अर्थ नहीं निकल रहा होगा, यहां पे अर्थ निकला है जो का। मैं आपको समझाता हूं, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं, आई नो अ पर्सन। कैसे बोला मैंने, आई, देखो यहां पर लेते हैं आई नो अ पर्सन, यहां पे लिखे आई नो अ पर्सन, समझना अच्छे से, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आई नो द पर्सन। सेकंड एग्जांपल है अ पर्सन चीटेड यू, अ पर्सन चीटेड यू। भैया इन सेंटेंस को कंबाइन कर दो जरा, इन सेंटेंस को क्या कर दो, कंबाइन कर दो जरा। तो मैं इन सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करूंगा। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करूंगा। अब मैं बोलूंगा, ठीक है, आई नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। रिलेशनशिप बता दिया, किससे, हु के माध्यम से, हु चीटेड यू, हु चीटेड यू। अब बहुत प्यार से देखो भाई, मैंने हु किसके बदले में यूज किया, आप ही बताओ। आप पर्सन मतलब नाउन के बदले में यूज किया है ना, तो प्रोनाउन बन गया। और दूसरी चीज, दो सेंटेंस में क्या बना रहा हूं मैं, रिलेशनशिप बना रहा हूं, इसलिए क्या बन गया ये, रिलेटिव प्रोनाउन। अरे भाई लाइक कर दीजिए वीडियो को, इतनी जबरदस्त चीज आपको मैं बता रहा हूँ, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो लाइक तो बनता है, कमेंट्स भी कर दीजिए। तो आपने देखा कि हु कैसे रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, जब हु दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दे तो हु बन जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हु को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर में यूज करेंगे कब, बताओ। देखिएगा, जब हमें उस व्यक्ति का नाम पता होता है, मैं राम को जानता हूं, चलो मैंने आपको बोला घनश्याम दास मैंने बोला, घनश्याम दास को जानते हो क्या, आप बोलोगे सर नहीं जानते, आई डोंट नो हु इज या हु घनश्याम दास इज, घनश्याम नहीं जानते। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। अब मैं घनश्याम दास के बारे में ऐसी कोई घटना आपके सामने रखूंगा जो आपको भी पता हो और मुझे भी पता हो, मतलब मैं रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा, रिलेटेड। मैं बोलूंगा घनश्याम दास इज द पर्सन, घनश्याम दास वो व्यक्ति है जिसने कल क्लास लिया था। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप बोलोगे अच्छा वो घनश्याम दास है जिन्होंने कल वीडियो बनाया था। सो घनश्याम दास इज द पर्सन हु केम यस्टरडे, या हु मेट यस्टरडेज, या हु मेट प्रीवियस वीडियो, जिसने पुराना वीडियो बनाया है। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ आपको, तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। यहां पे देखते हैं नेक्स्ट में, दिस इज लिखा है, दिस इज द थीफ हु वाज, क्या लिखा है, कैच रेड हैंडेड। ये वही चोर है, ये वही चोर है जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया है। सो यहां पर किसको पकड़ा गया है, दो चोर, तो दिस इज द थीफ। अब आप देख रहे हो बार बार क्या आ रहा है भाई, दा आ रहा है, बार बार कौन आ रहा है, हु आ रहा है, दोनों को याद कर लीजिए। ऐसे सिचुएशन में दा आता ही है, क्योंकि यहाँ पे वो निश्चित चोर बन जाता है। क्या बन जाता है, निश्चित, किसी भी चीज को निश्चित बना रहे हैं तो वहां पे दा लगता है, इसलिए यहाँ पे दा लगाया है और यहाँ पे हु लगाया है। क्यों, क्योंकि हु का जो यूज होता है केवल व्यक्ति के लिए किया जाता है। और मैं एक बार और आपको बता दूं, हु केवल और केवल प्रोनाउन होता है, या तो वो इंटरगेटिव प्रोनाउन हो सकता है या वो रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है। सर आपका कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि विच जो है प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, व्हाट प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो हु है और हुम है ये बेचारे केवल प्रोनाउन हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव नहीं बन सकते। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि विच कैसे एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। तो यहां पे हम देखेंगे, ठीक है, अब यहां पे हमने एक नया एग्जांपल लिया, whom का ले लेते हैं भाई, द बॉय whom I taught। अब वह बालक जिसको मैंने पढ़ाया है, पढ़ाने वाला काम कौन कर रहा है, आई। जब पढ़ाने वाला काम आई कर रहा है तो आई क्या बन गया, सब्जेक्ट। क्या बन गया, सब्जेक्ट। और जिसको पढ़ा रहा है वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। उसके लिए मैंने क्या यूज किया, whom। ठीक है, सो द बॉय whom। अब देखो इसको पहचानने का तरीका ह्यूम क्यों लगेगा, अगर मान लो यहाँ फिल इन द ब्लैंक होता, द बॉय डैश आई टॉट सिक्योर्ड फॉर डिवीजन, तो आपसे बोलता है हु लगाओगे, हुम लगाओगे। हु कभी नहीं आ सकता, पूछो क्यों, वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे आई लगा है, ऑलरेडी सब्जेक्ट मौजूद है, तो हु एक और सब्जेक्ट कैसे ला सकते हैं, नहीं ला सकते ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हुम आएगा। क्या आएगा, हुम आएगा। समझे हुम और हु का फर्क। तो यहाँ पे लिखा है द बॉय हुम आई टॉट सिक्योर फॉर डिवीजन, तो वह बॉय जिसको मैंने पढ़ाया है उसने क्या किया है, यहाँ पे सिक्योर
उसने क्या किया है, उसने फर्स्ट डिवीजन बनाया है। तो एक बच्चा जिसने फर्स्ट डिवीजन बनाया है, एक बच्चा जिसको मैंने पढ़ाया है, दोनों का बना दो रिलेशन कि वह बालक जिसको मैंने पढ़ाया है उसने फर्स्ट डिवीजन सिक्योर किया। द बॉय whom I taught secured first division। कितना मस्त सेंटेंस है, whom का यूज हो गया। इसके बाद हमने काउ क्यों लिया है, क्योंकि हमको विच बताना था। विच का यूज कहाँ करना है, जी हाँ, विच का यूज करना है नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल्स के लिए, और चुनाव करते समय इसका यूज करेंगे विच का। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं द काउ विच स्टैंड्स देयर, वह काउ जो वहां खड़ी है या खड़ी हुई है, या बोल सकते हैं द काउ विच इज स्टैंडिंग देयर बोल सकते हैं, या वहां खड़ी होती है। वो काऊ, एक काऊ जो हर दिन वहां आके खड़ी हो जाती है, तो हम बोलते हैं वो काऊ किसकी है, तो हमने बोला वो काऊ किसकी है, हमारे नेबर की है, हमारे पड़ोसी की है। द काऊ, ठीक है, विच स्टैंड्स देयर, यहाँ पे द काऊ हु स्टैंड देयर नहीं बोल सकते, क्योंकि काऊ के साथ हु का यूज नहीं होता। जी हाँ, सो द काऊ विच स्टैंड्स देयर, ठीक है, बिलोंग्स टू माय नेबर, वो किसको बिलोंग करती है, मेरे नेबर को। इस तरह विच का यूज करेंगे। अगला यूज है द हाउस विच यू परचेस्ड is awesome। अब यहाँ पे भी क्या लिखा, हाउस के लिए यूज कर लिया विच का। तो हाउस जो तुमने खरीदा है वो बड़ा awesome है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही विशाल है। तो द हाउस विच यू परचेस इज ऑसम। अगला है द बॉय इज स्मार्ट, लड़का बड़ा स्मार्ट है। भाई वो लड़का बड़ा स्मार्ट है, कौन सा, जिसकी आई ब्लू है, whose eyes are blue, the boy is smart। ठीक है, यहाँ पे हमने किसका यूज कर लिया भाई, whose का यूज कर लिया। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। यही इंटरोगेटिव प्रोनाउन है अगर ये प्रश्न बनाए तो, और यही रिलेटिव प्रोनाउन है अगर ये दो बातों पर रिलेशनशिप क्या करें, सेटअप करें, एस्टैब्लिश करें। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट रूल जो है रिलेटेड है पजेसिव केस के साथ और एपोस्ट्रोफी के साथ। तो एपोस्ट्रोफी ही पजेसिव है और वही पोजीशन बताती है, इसलिए कहा जाता है कि पजेसिव केस के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई पजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एपोस्ट्रोफी ही क्या बताती है, एक अधिकार को बताती है, रिलेशनशिप को बताती है, या पोजीशन को बताती है। सो एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड, नहीं यूज करना है विद पजेसिव प्रोनाउन। जैसे भाई हम योर्स इस तरह से नहीं लिखते, हमको योर्स लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे योर्स यानी होता है आपका, एपोस्ट्रोफी नहीं लिखाते। हमारा हम तो लिखते हैं आर्स, यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं नहीं लगाते, यहाँ पे लगाते हैं नहीं लगाते हैं, क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे आपको याद रखना है। सो यहाँ लिखा है द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, तो यहाँ हो गया रॉन्ग, यहाँ पे इट्स के जगह में हम क्या कर देंगे, इसका यूज कर देंगे, इट्स का यूज कर देंगे। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। हमने पढ़ा है कि कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में जैसे जूरी है, कमेटी है, टीम है, इनका यूज सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड करता है इनकी सेंटेंस में भूमिका या हम किस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज करते हैं। चलिएगा एक एग्जांपल के माध्यम से इस बात को भली भांति समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट, सब कुछ प्लूरल हो गया भाई, आर भी प्लूरल हो गया, देयर भी हमने यहाँ पे प्लूरल पजेसिव केस का यूज किया है, और जूरी क्या बन गया, निश्चित तौर पे जूरी बन गया प्लूरल। यहाँ पे जूरी कैसे यूज हो रहा है, प्लूरल। जूरी का मतलब होता है निर्णयकर्ताओं का समूह। सेकंड में द जूरी इज एनोनिमस, एक मत है अपने वर्डिक्ट देने में, सब कुछ कैसा हो गया, सिंगुलर। तो ऐसे ही कुछ अलग वर्ड भी यहाँ पे कमेटी, समिति जिसको बोलते हैं, क्रू यानी होता है चालक दल, ठीक है, फ्लीट यानी होता है शिप का जो समूह होता है, टीम यानी टीम तो आपको जेट पता है, टीम, तो टीम का यूज भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरीके से किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 14 इज वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पर जो ये जो रूल है वो रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो वर्ड यूज होते हैं या जो प्रोनाउन यूज होते हैं उनका नाम है ईच, एवरी। पहला है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। बहुत इंटरेस्टिंग है, इन चारों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताता हूँ उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला ईच, ईच यानी होता है प्रत्येक। ईच का मतलब होता है बहुत सारे में से एक एक को लेना है,
वन 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 को लेना है। और यहीं पे हम बात करते हैं एवरी की। तो एवरी मतलब होता है यहाँ पे जो लोग हैं उनमें सबको मिलाकर। ईच की शुरुआत होती है 2 से, एवरी की शुरुआत होती है 3 से। कहने का मतलब है अगर 2 व्यक्ति उनके लिए भी ईच यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति 2 है उसके लिए एवरी का यूज नहीं कर सकते। कम से कम 3, 4, 5 और उससे ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए। अगर आपने बोल दिया, समझना यहाँ बहुत अच्छे समझना यहाँ पे, अगर आपने बोल दिया यहाँ पर ईच बॉय इज प्रेजेंट, सारे बॉय प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं बोलूंगा ईच ऑफ द व्यूअर, ठीक है, ईच ऑफ द व्यूअर इज वेरी अटेंटिव। मैंने क्या कर दिया, वेरी अटेंटिव। अब आप देखिएगा यहां पे जो मैंने ईच यूज किया है, इसके बाद अगर मैंने बॉय यानी नाउन डाल दिया, समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसके साथ क्या डाल दिया, नाउन डाल दिया, तो ये बन जाता है विशेषण। ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। अगर ईच के जस्ट बाद में, ईच के जस्ट बाद में कौन आ जाए, ईच के जस्ट बाद में अगर नाउन आ जाए तो बन जाता है एडजेक्टिव। और ईच का यूज हमेशा सिंगुलर यूज होता है, ये एग्जाम में पूछा जाने का क्वेश्चन बनता है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे हम व्यूअर्स और व्यूअर्स के साथ लगाएंगे ईच, क्योंकि व्यूअर्स में से प्रत्येक, ईच ऑफ द व्यूअर्स, आप में से प्रत्येक व्यक्ति बहुत ज्यादा अटेंटिव है, तो मैंने क्या यूज किया, इस। अब ईच के साथ जब ऑफ जुड़ जाए, ईच के साथ क्या जुड़ जाए, ऑफ जुड़ जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में ये बन जाता है प्रोनाउन। क्या बन जाता है, प्रोनाउन। अब आप देखेंगे कि ईच 2 केस में प्रोनाउन बनता है। कब, जब ईच के बाद क्या आ जाए, ऑफ आ जाए। दूसरा, ईच बस आए, बाकी कोई ना आए। ईच हैज टू पार्टिसिपेट, सभी को पार्टिसिपेट करना है। ईच हैज टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। तो ऐसे केस में मैंने क्या बोला, ईच हैज टू क्या करना है भाई, पार्टिसिपेट करना है। ईच हैज टू पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। तो सिंगल ईच आया है, क्या आया यहाँ पे, सिंगल क्या आया, सिंगल ईच आया। जब सिंगल ईच आया है तो फिर सॉरी, ऐसे केस में ईच क्या बन जाता है, प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद वर्ब, तो इसके बाद कोई नाउन आएंगे। और ईच ऑफ भी क्या है आपका, ईच ऑफ भी यहाँ पे ये है प्रोनाउन। तो ईच का यूज एडजेक्टिव के तौर पे एक प्रकार से होता है, बल्कि जबकि ईच का यूज प्रोनाउन के तौर पे 2 प्रकार से, या तो ईच अकेले आ जाए, उसके बाद कोई नाउन ना आए, या दूसरा ईच के बाद ऑफ आ जाए। और याद रखें ईच हमेशा सिंगुलर यूज होता है। और अगर बोलेंगे ईच शुड कैरी, सभी को, ईच शुड कैरी हिज, क्या बोल दिया मैंने, हिज एडमिट कार्ड, तो ईच के साथ हिज लगाएंगे। और अगर आपको इसे और बेहतर बनाना है तो मैं बोलूंगा ईच हैज टू ब्रिंग हिज एंड हर आई कार्ड, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर हिज भी आए तो भी चल जाता है। याद रखें ईच सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला बढ़ते हैं, तो ये वही मैंने बोला ईच सिंगुलर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो एवरी है, एवरी भी क्या होता है, सिंगुलर यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आइदर, ठीक है। तो आइदर मतलब होता है वन ऑफ द टू, 2 में से अगर एक को चुनना है तो इसका यूज करेंगे आइदर का। और नाइदर, नाइदर का मतलब होता है, ठीक है, नो ऑफ टू, दोनों में से, नो ऑफ द टू मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो क्या होगा, जब 2 में से एक को चुनना है तो आप क्या करेंगे, आइदर। और जब 2 में से किसी को नहीं चुनना तो आप बोलेंगे नाइदर। संख्या हमेशा 2 रहेगी, सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि आइदर और नाइदर ऐसे वर्ड हैं जिनका 3 जगह पे, 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में यूज होता है। पहला प्रोनाउन के तौर पे, दूसरा एडजेक्टिव के तौर पे, और तीसरा होता है कंजंक्शन के तौर पे, आइदर आर और नाइदर नॉट के रूप में, ठीक है। वो चीज हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, तो समझ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ईदर ऑफ द ब्रदर, समझना मैं जो लिख रहा हूँ, ईदर ऑफ द ब्रदर्स इज सेलेक्टेड। क्या लिख दिया भाई मैंने लिख दिया ईदर ऑफ दी, ठीक है, या आइदर ऑफ दी ब्रदर्स। तो यहाँ पे देखो आइदर के बाद क्या लगा, ऑफ, मतलब ये क्या बन गया, प्रोनाउन, सही है। उसके बाद ब्रदर्स में क्या लगाया, एस लगाना है, क्योंकि ऑफ। भाई जब एक से ज्यादा व्यक्ति में तगड़ी चुनोगे ना, तो 2 में से एक को चुन रहे, इसलिए आइदर ऑफ द ब्रदर्स। पर यूज कैसा हो रहा है, सिंगुलर लगा क्या रहा है, इस, ये बात ध्यान रखना है। यही बात, यही इसी की जगह में मैं किसका यूज कर सकता हूँ, इसके जगह में मैं नाइदर का यूज भी कर सकता हूँ। यहाँ नाइदर ऑफ द ब्रदर्स इज सेलेक्टेड, 2 में से किसी भी भाई का नहीं हुआ।
इसमें एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो एग्जाम में बता दो क्वेश्चन क्या बनता है। रामलाल हैड 3 सन्स, रामलाल के 3 बच्चे, रामलाल कितने बच्चे 3, और यहाँ क्या नाइदर ऑफ देम वाज हार्ड वर्किंग, रामलाल के 3 बच्चे थे और कोई मेहनती नहीं था। गलती क्या है भाई, रामलाल के बच्चे हैं 3 और सर आप लगा रहे हो नाइदर, यहाँ नाइदर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नन, जब संख्या 2 से ज्यादा है उसमें से कोई नहीं लेना है, तब इसको चुनेंगे, नन को चुनेंगे। और अगर बहुत सारे में से किसी एक को लेना है तो वहां पे एनी वन ऑफ यू प्लीज हेल्प मी, तो एनी वन ऑफ यू, तो यहाँ एनी वन बहुत सारे में से एक के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से आप ईच का, एवरी का, नाइदर का या आइदर का यूज कर सकते हैं, और ये चारों के चारों होते हैं सिंगुलर और इनके साथ यूज होती है सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अल्टरेशन की तरफ या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि हम इनके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जी हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हमने नाम दिया माई सेल्फ, मेरा है तो मेरा स्वयं का माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इन सबके साथ, इन सबको इनका जो अस्तित्व होता है, जैसे आप बोलेंगे माई सेल्फ रोहित, माई सेल्फ इज रोहित, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। माई सेल्फ का अस्तित्व कब होगा, जब तक आप आई की बात नहीं करते ना, तब तक आप माई सेल्फ की बात नहीं कर सकते। मतलब जब तक पर्सनल प्रोनाउन ना आ जाए, जब तक पर्सनल प्रोनाउन नहीं आएगा तब तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं आएगा। अगर मैं बोलूंगा आई सा माई सेल्फ, ठीक है, इन द मिरर, मैंने अपने आप को मिरर पे देखा, तो पहले आई का यूज किया तब तो माई सेल्फ का यूज किया, इसलिए आप बोलते हैं ना माई सेल्फ रोहित सूर्यवंशी, ये सेंटेंस गलत हो जाता है। यहाँ पे हमें बोलना चाहिए आई माई सेल्फ एम रोहित सूर्यवंशी, पर थोड़ा सा लगता है अननेसेसरी हम माई सेल्फ का यूज किए, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है माई नेम इज बोलना। तो कभी भी माई सेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट ना करें, आप सेंटेंस यूज करेंगे वहां पे आई से, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन आएगा तभी आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी के साथ मैं अब इस वीडियो में आपसे ले रहा हूं विदा। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर हम कुछ चीजें छोड़ दिए हो या कोई चीज छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ये मैं मिलूंगा आपके साथ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।